गुड इवनिंग आप सभी को। सब बढ़िया, सब मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे हैं आप सभी। आप लोग इधर बॉयज सब ठीक ना? बढ़िया जा रहा है, आप लोग एग्ज़ाम चल रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है। तो एक हफ्ते का लेक्चर और बचे हम लोग का, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 14। ठीक है, अध्याय 14 है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। ठीक है, आ रहे समझ में? चैप्टर का नाम है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ। ठीक है, तो अर्धचालक जानते हैं क्या होता है? जानते हैं जी अर्धचालक क्या होता है? बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिकी है, इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है अर्धचालक। इस पर बात करने से पहले इलेक्ट्रॉनिकी क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकी दोनों बहुत डिफरेंट है। आवाज जा रहा है पीछे तक? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी दोनों डिफरेंट है, आप सभी को पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने चैप्टर 3 में पढ़ा, आपने विद्युत धारा पढ़ा ना। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में पढ़ेंगे कि ये भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम अक्रिय गैसों के बारे में हम पढ़ेंगे या अर्धचालक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला चीज आप सभी विद्यार्थी, ठीक है, जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के क्या नहीं है, डेरिवेशन नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर पूरा थ्योरिकल है, आप सबको पता है, आपने स्कूल में पढ़ भी लिया होगा। पढ़े हो अभी कि नहीं? पढ़ लिए है ना? तो थ्योरिकल चैप्टर है, आप सबको पता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार है और इसमें एग्ज़ाम में तो आते ही आता है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। मूल रूप से 3 अवस्था होती है, आप सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बाद में एक और हुआ प्लाज्मा और एक था बोस-आइंस्टीन, ये सब आपको पता है। तो ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, पता है। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर जो काम किया, ठीक है, एक स्टेट बनाया जिसको हम बोस-आइंस्टीन स्टेट कहते हैं, 5th नंबर का जो स्टेट है। ठीक है, ये सब आपको पता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप पढ़ चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड क्या होता है? ठोस हम उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ठोस कहते हैं। आप सबको पता होगा, पता है कि नहीं? ठोस क्या है? जिसका एक निश्चित आकार हो, आयतन हो, ठोस कहलाता है। ठोस को हम 2 रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, ठोस जिसमें उसके जो अणु होते हैं, अंतरक आणविक आकर्षण बल आपस में क्या होते हैं, वो पास पास होते हैं। ठीक है, तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस? और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस हम उसे कहते हैं जिसमें जो अणु होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, हम क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिनकी निश्चित क्या होती है, ज्यामितीय संरचना होती है। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जिसकी निश्चित क्या होती है, ज्यामितीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, कुछ इस तरीके से। आया समझ में आप लोगों को? ये है अक्रिस्टलीय। इसी ठोस के आधार पर जो हम क्या करेंगे, हम पढ़ने जाएंगे आज एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड को। तो हेडिंग लगाइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड मतलब वही उसके जो अणु आपस में जो पास पास होते हैं, जो बल होता है, हम उसी के बारे में बात करें। तो लिखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड, हेडिंग लगाए, इसको बिटा दे रहा हूँ, सब आप पढ़े हो। ठोसों में ऊर्जा बैंड। क्या होता है ऊर्जा बैंड? बताइए, कोई बता सकते हैं? न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को, लिखिए परिभाषा।
न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह, न्यूनतम ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ, लिखिए या करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के समीपस्थ ऊर्जा स्तर मिलकर ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, लिख लिए। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से आप निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊर्जा बैंड है उसको हम दो रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, ऊर्जा बैंड को हम जो है ऊर्जा बैंड को हम दो रूप में विभक्त करते हैं। एक होता है चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजी बैंड। वैलेंस बॉन्ड और बताइए, एक होता है कंडक्टिव बैंड। ठीक है, अरे समझ, चालन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड होता है एक और दूसरा होता है आपका कंडक्शन बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से और बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं संयोजी बैंड। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड, जिसे हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? EV से। इसे हम कहते हैं चालन बैंड, जिसे हम EC से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? और इसे कहते हैं हम एनर्जी गैप, जिसे हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? ये इस तरीके से EG, EC और EV। आया कि नहीं समझ में? तो वैलेंस बॉन्ड क्या होता है? इसको संयोजी बैंड कहते हैं हिंदी में, चालन बैंड कहलाता है, और ये वर्जित अंतराल कहते हैं। सब आप पढ़े हो कि नहीं स्कूल में? भूमिका समझ आ रहा है? तो देखिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए ये जो रूम होता है ये कुछ इस प्रकार से इसको आप लोग बनाते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, ये 1 और ये 2 ऐसे भरते हो ना, और इसको कितना चाहिए? 1, 2 और ये 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 फिलअप थे। ठीक है, यही ना, समझे नहीं मैंने क्या कहा? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, और बाकी ये क्या है? 2 और ये 3 और ये 4 चाहिए इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो वैलेंस बॉन्ड में हम किसे लिखते हैं? एस, जो पूर्ण रूप से संयोजी हो, जो पूरित हो, ठीक है, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। ये एस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो होते हैं, जो संयोजी हैं, उसे हम यहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं? लिखते हैं। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? ठीक है, ये संयोजी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये वर्जित अंतराल है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p2, 1 और ये 2। कितने इलेक्ट्रॉन खाली? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये खाली इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये खाली है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि चालन बैंड किसे कहते हैं। तो ये जो संयोजी बैंड होते हैं, यही संयोजी बैंड क्या करते हैं? वर्जित अंतराल को पार करके आप इतने समय तक धारा प्रवाहित कैसे होता है, कोई बताइए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। ये आप सबने पढ़ा है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? धारा के प्रवाह में योगदान करते हैं, यही ना। लेकिन ठोसों में जो ऊर्जा बैंड होते हैं, इसमें धारा प्रवाह किस तरीके से होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस वर्जित अंतराल को पार करके कहाँ जाएंगे? चालन बैंड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चालन बैंड में जाएंगे। तो फिर क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। समझे कि नहीं? धारा का प्रवाह कैसे होता है? ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? इसके साथ
मिलेंगे, वर्जित अंतराल को पार करके जो चला जाएगा वो तभी क्या होगा, धारा का प्रवाह होता है। तो ये समझ में आया यहाँ तक आपको। किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, चालन बैंड तक क्या हो, पहुंचे, तभी क्या होता है, मतलब वर्जित अंतराल को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक बताइए विद्युत का चालन संभव नहीं है। मतलब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है जब तक ये वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक बताइए धारा का या विद्युत का चालन संभव या प्रवाह संभव नहीं हो सकता। समझ में आप लोग को। इसका डेफिनेशन जो है बुक्स में दिए हुए हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि नहीं इस तरीके से? बताइए, आया जी? ऊर्जा बैंड के आधार पर हम पदार्थ या ठोस को हम 3 रूप में बांट सकते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस पदार्थ को हम कितने रूप में बांट सकते हैं? 3। ठीक है, पहला है चालन चालक, दूसरा है विद्युत रोधी, और तीसरा है अर्धचालक। ये ठीक समझ में आप लोग को। चालक क्या है? चालक हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो। मैं यहाँ पर उसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या कहलाता है? ये जिसमें ये जो एनर्जी, देखिए ये जो क्या है, ये बीच वाले को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं, वर्जित अंतराल कहते हैं। आप देख सकते हैं वर्जित अंतराल को जो है ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड क्या कर लिए हैं, ओवरलैप कर लिए हैं। कर लिए हैं कि नहीं? कर लिए हैं ना। तो जहां पर ये जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जहां पर एनर्जी गैप क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चालन बैंड कहते हैं। समझे कि नहीं? चालन बैंड जिसमें वर्जित अंतराल नहीं हो, जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो, जिसमें कोई रुकावट न हो, अर्थात वर्जित अंतराल का मान क्या हो, उसमें शून्य हो, उसे हम चालन कहते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं? आपकी बुक में डेफिनेशन दिया होगा कि लिखा है चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक तभी होगा जब वर्जित अंतराल क्या होंगे, 0 होंगे, शून्य होंगे। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? दूसरा है विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। विद्युत रोधी देखिए ये क्या है, चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, और ये है आपका वर्जित अंतराल, ये। ठीक है, अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की जो चौड़ाई होती है, क्या होती है, बहुत अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता है, हम उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। समझ में आप लोग को? समझ गए? मतलब आप देख सकते हैं इसमें वर्जित अंतराल की जो चौड़ाई हो बहुत अधिक है कि नहीं, है ना? ठीक है, तो हम इस तरीके से ये जो वर्जित अंतराल है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पदार्थ का जो वर्जित अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, हाँ कुचालक। यदि किसी पदार्थ का वर्जित अंतराल, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरा। ये जो हीरा होता है इसका जो वर्जित अंतराल होता है वो कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? इसीलिए हीरा कुचालक एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हीरा जो है
कुचालक क्यों है? तो आप बोल सकते हैं उसके वर्जित अंतराल एनर्जी गैप का जो चौड़ाई होता है वो क्या होता है, वह एनर्जी गैप क्या होता है, एक प्रकार की संयोजी कड़ी है। कैसे संयोजी कड़ी? और बीच की कड़ी है जो चालन बैंड और वैलेंस बॉन्ड के बीच होता है। समझ में आया? जो वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में जाएगा वो क्या धारा का प्रवाह होगा। उसमें धारा का प्रवाह कब होता है? जब ये चालन जब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? चालन बैंड में जाते हैं। तब क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। अगर जो है इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है तो वो तो जाएगा ही नहीं। वो तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप कितना भी एनर्जी दोगे इतना जंप कैसे मारेगा? नहीं समझे? ये इतना जंप नहीं मार सकता। इसीलिए क्या है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ठीक, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक की भांति व्यवहार करता है। समझ में आप लोग को? तीसरा होता है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? कुछ परिस्थिति में वो तो कुचालक की भांति और कुछ परिस्थिति में क्या होता है, वह सुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसके ग्राफ को शो कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, देखिए अर्धचालक क्या होता है आप जानते हैं, ये क्या है, इसकी वर्जित अंतराल की चौड़ाई देखिए कम है, इसके कंपेयर में है कि नहीं, है ना। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर ध्यान से आप समझेंगे बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, भाई बहुत चीज पढ़ोगे, प्राचीर विभव, डायोड पढ़ोगे, ठीक है, ट्रायोड पढ़ोगे, एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ठीक है, बाइनरी पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें, गेट पढ़ोगे। तो देखिए जिसके वर्जित अंतराल की जो चौड़ाई होती है क्या होती है, कम होती है, तो उसे आप क्या, अर्धचालक क्या है, तो कुछ परिस्थिति में सुचालक की भांति तथा कुछ परिस्थिति में ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है, उसे हम क्या कहते हैं। किस परिस्थिति में? देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम हो, उससे ज्यादा हुआ तो कुचालक है, उससे क्या होगा, अगर कम हो तो वो जो है कुछ परिस्थिति में क्या करता है, अर्धचालक की भांति, उसी को हम चालक की भांति व्यवहार करेगा, उससे कम होगा। ठीक है, नहीं समझे मैंने क्या कहा? अगर इससे ज्यादा हो गया तो कुचालक ही है, अगर उससे कम हुआ तभी ये क्या करेगा, कभी सुचालक तो कभी, मतलब अर्धचालक क्या, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में तो चालक की भांति तथा कुछ परिस्थितियों में कुचालक की भांति, विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए होता है जर्मेनियम, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन का। इसका जो वर्जित अंतराल होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ इसका एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए जो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक में एक विशेष बात ये होता है कि यदि हम ताप बढ़ा दें, यदि हम क्या बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। ये याद रखना, अर्धचालक में बाकी जितने भी आप जैसे पदार्थ आप देखते हैं, जैसे धारा में देखिए ताप बढ़ाने पर, नोट करके लिख लीजिएगा कि ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, वह कम होता है, घटता है। ठीक है, और चालकता क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आया? ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे अर्धचालकों के प्रकार। क्या देखेंगे? अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है नैज अर्धचालक, जिसको आप शुद्ध प्योर इंसर्टिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए नैज अर्धचालक, क्या जी, ये 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक क्या होता है? नैज अर्धचालक मतलब शुद्ध, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं, इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। समझ में आप लोग को?
समझे कि नहीं? डेफिनेशन समझ आया? नैज अर्धचालक वह पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है नैज अर्धचालक कहलाता है। आया समझ में? जैसे आप लिख सकते हो उदाहरण के लिए जर्मेनियम, ठीक है, या सिलिकॉन। आया समझ में? अब ये नैज अर्धचालक क्यों हुआ, शुद्ध क्यों हुआ भाई? इसमें किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं, ये सब आप पढ़े हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, जर्मेनियम है ये, क्या है ये? इधर देखिए, ये जर्मेनियम, ठीक है। अब इस जर्मेनियम के पास आप जानते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षक में होते हैं ना, इस तरीके से, पता है कि नहीं? जर्मेनियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, पता ही नहीं आप लोगों को? नहीं पता तो याद रखना, ठीक है। या सिलिकॉन का भी आप 4 लिख सकते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा जर्मेनियम होता है तो इसमें भी 4 संयोजक होगी, इस प्रकार से होगा कि नहीं? यहाँ जर्मेनियम लोग उसका भी होगा, यहाँ जर्मेनियम लेंगे उसका भी होगा कि नहीं? यहाँ भी लेंगे तो भी उसका भी होगा ना। तो इस प्रकार से इसका 4 तो कंप्लीट है, लेकिन ये स्थायित्व तो प्राप्त, तो अब ये इसका भी एक यहाँ पे आएगा कि नहीं? इसका एक यहाँ पे, इसका भी एक, इसका भी एक। ये देखिए, ये जो जर्मेनियम है ये स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। क्या इसमें किसी प्रकार की शुद्धि को मिलाया गया? नहीं मिलाया गया। तो ये कहलाता है नैज अर्धचालक। क्या कहलाता है? नैज अर्धचालक। और ये होता है 0 टेम्परेचर पर। किस पर होता है ये सब याद रखना, जो बोलते जा रहा हूँ ये सब किस में होता है? 0 टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 0 टेम्परेचर पर ये जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो स्थायित्व प्राप्त हुआ पदार्थ, ये विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। विच टेम्परेचर पे? 0 केल्विन के ताप पर। किस पर? लेकिन जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर में लाया जाता है, किस में लाया जाता है? रूम टेम्परेचर में लाया जाता है या गर्म किया जाता है, तब इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इस सहसंयोजकता बंध, इस सहसंयोजकता है ना, पता है कि नहीं? कोवेलेंट बॉन्ड। इस सहसंयोजकता बंध को तोड़ के क्या होता है? वह निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है? और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। क्या बन जाता है वह? और यहाँ पे खाली स्थान, रिक्त स्थान हो जाता है, जिसे हम होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल, या हिंदी में कहते हैं इसको, अधिकतर इसको इंग्लिश में ही होल कहा जाता है बस, ठीक है। समझे कि नहीं? और उसके बाद इसमें विद्युत का चलन होने लगता है। नहीं समझ आया? फिर से एक बार समझाऊं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो जर्मेनियम की संयोजकता आपस में सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़ी हुई होती है, और ये किस पर होता है? रूम टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर? जब इसको हम क्या करते हैं, जब 0 केल्विन पर होता है। जब इसको रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है इसको? रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है या फिर गर्म किया जाता है, तो इसका जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? अपने बंध से अपने बॉन्डिंग को तोड़ देता है। उसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और अपने बॉन्डिंग को क्या कर देता है? तोड़ देता है, और वहां से वो निकल कर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और इसमें फिर धारा का क्या होता है? प्रवाह होने लगता है। समझ में आप लोग को यहाँ तक आया कि नहीं? और यहाँ पर जो जगह आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिर क्या होता है? खाली स्थान हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। जो एक प्रकार का होल एक धनावेशी होता है, याद रखना। होल मतलब उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो उसमें अब इलेक्ट्रॉन, अब उसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा? ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वहां होल बन जाएगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वहां होल बन जाएगा। इस प्रकार से फिर धारा का प्रवाह होने लगता है। समझ में आप लोग को? ये कहलाता है आपका नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। इसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं मिलाया जाता। ये जो है 0 केल्विन पर विद्युत रोधी है, और रूम टेम्परेचर पर क्या है? यह बताइए, चालक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात अर्धचालक बन जाता है। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? कुछ पूछना है इसमें? पूछना है किसी को? नोट करो। अगला है दूसरा, हम देखते हैं यहाँ पे बाह्य अर्धचालक। क्या जी दिखाई दे रहा है सबको? बाह्य अर्धचालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बाह्य अर्धचालक क्या होता है? बाह्य अर्धचालक हम उसे कहते हैं यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ, बोलिए मेरे साथ,
अशुद्धि मिलाई जाती हो, यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ अशुद्धि मिलाई जाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। समझ में आप लोग को? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपको तो समझ में आया कि जर्मेनियम के साथ यदि क्या मिला दिया जाए, ठीक है, कोई अशुद्धि मिला, जर्मेनियम या सिलिकॉन ना, या किसके साथ? सिलिकॉन के साथ कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप, क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम वो समझते हैं। पी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टाइप। इस प्रकार का भूमिका इधर देखिए, पॉजिटिव प्रकार का, ठीक है। तो क्या होता है, जब जर्मेनियम के साथ, किसके साथ? जब जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी, जब जर्मेनियम के साथ क्या जी? त्रिसंयोजी परमाणु, ठीक है, जब जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी परमाणु जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, ऐसे तत्वों को जब मिला दिया जाए, किसको किसको बोलो मेरे साथ? एल्यूमिनियम, बोरान, ठीक है, या इंडियम, ठीक है, इस प्रकार के तत्वों को यदि मिला दिया जाए जिसकी संयोजकता वैलेंसी 3 होती है, तो उस प्रकार को हम क्या कहते हैं? पी टाइप। फिर से बोल रहा हूं, पी टाइप अर्धचालक क्या है? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ, बोलिए, त्रिसंयोजी परमाणु जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम आदि तत्वों को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया? ये यहाँ पे लिख लेना, त्रिसंयोजी, क्या लिख लोगे? ठीक है। अब चलिए हम एक बना के देखते हैं। जर्मेनियम के साथ हम मिला देते हैं बोरान को। किसको मिला देते हैं? बोरान को। इधर देखिए, तब कैसे बनेगा? ये जर्मेनियम हो गया, ये देखिए इस तरीके से। अब बोरान आप जानते हैं जर्मेनियम का, ये इस तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक हो गया जर्मेनियम का। अब बोरान के पास कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो ये 1, 2 और ये 3, और ये खाली हो गया। तो ये जो रिक्त स्थान बचा है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान बचा है, इसको हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं या वीवर कहते हैं। अभी मैंने बताया, होल कहते हैं या फिर वीवर कहते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? इसमें हम कह सकते हैं कि पी टाइप पॉजिटिव नेचर का होता है। क्यों पॉजिटिव नेचर का होता है? क्योंकि इसमें क्या है? एक रिक्त स्थान है, एक होल है, एक वीवर है, ठीक है। आया समझ में? और इसमें धारा प्रवाह के लिए अब कौन जिम्मेदार होगा? होल जिम्मेदार। याद रखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक में धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होता है? और इसमें इसकी संख्या भी अधिक होगी, ठीक है। आरएस में तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? पी टाइप। अब पॉजिटिव हो तो उसमें होल ज्यादा होंगे, भाई देख रहे हैं आप, ठीक है, बाकी सब फिलअप हो गए। आ रहे समझ में? समझे कि नहीं? आया? दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। क्या होता है? एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ हम क्या मिला दें? पंच संयोजी तत्व। क्या मिला दें? पंच संयोजी, जैसे फास्फोरस, और बोलो, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये फास्फोरस के साथ हम मिला देते हैं। देखिए, जब जर्मेनियम के साथ पंच संयोजी परमाणु जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, ऐसे तत्व, आर्सेनिक, ऐसे तत्वों को हम मिला देते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? उसे हम बताइए, एंटीमनी कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक और ये एक। फास्फोरस के बाह्य कक्षक में कितने होते हैं? 5। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, और एक यहाँ पे होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक बच गया, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 5 हो गया ना। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एन टाइप में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसमें किसकी संख्या अधिक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? एन टाइप क्या है? आया जी? इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चालन के लिए, चालन में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? ये चालन में भाग लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो
इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको नेगेटिव टाइप कहते हैं। एन मतलब नेगेटिव, जैसे पी मतलब पॉजिटिव तो एन मतलब नेगेटिव। और इसमें धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया? ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अब आपसे पूछेगा कि बाह्य अर्धचालक क्या है और नैज अर्धचालक में अंतर, दोनों में अंतर लिखिए। ये आपको पूछ सकता है पी टाइप एन टाइप में अंतर बताओ। ये सब आप याद करके आना, ठीक है? आ रही नहीं समझ में? आया? चलिए नोट करें इसे। अगला हम देखते हैं इन दोनों को मिलाने वाला। देखिए अभी हम डायोड ट्रायोड सब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड, ठीक है? पी एन जंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है? आप सभी को मिला, आप सभी के बुक में है ये सभी, आप सभी को पता है पी एन जंक्शन डायोड मिला जी? चलिए देखिए, ये खाली समझने का, ध्यान से समझेंगे तो आपको मजा आएगा और नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं, आप सबको पता है, पता है ना? और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपको पता है। और आप लोग डाल के लिख लीजिएगा ऐसे 4-5 लाइन, ठीक है? समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं होल्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। आप सबको पता है ये बात, पता है कि नहीं जी ऋषिका? ठीक है, ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं और ये जिसके कारण एक विभवांतर पैदा होता है, एक वोल्टेज बनता है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्राचीर विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीर विभव, ठीक है? पी क्षेत्र, ठीक है? या ऐसे बोल सकते हो होल और इलेक्ट्रॉन के मिलने से, बोले मेरे साथ, होल और इलेक्ट्रॉन जब पास पास होते हैं या आपस में, आप मिलते हैं नहीं, जब होल और इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या होते हैं? पास पास होते हैं, तो एक विभवांतर, एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल, ठीक है? एक पोटेंशियल जो है उत्पन्न होता है, बनता है या उत्पन्न होता है, जिसे आप प्राचीर विभव कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? बैरियर पोटेंशियल, ठीक है? तो आपने देखा प्राचीर विभव क्या है, फिर से बोलो। जब होल और इलेक्ट्रॉन आपस में पास पास होते हैं, जब होल्स और इलेक्ट्रॉन जब पास पास होते हैं, तो एक विभवांतर क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राचीर विभव कहते हैं। इन दोनों को जिस मेथड से मिलाया जाता है उसको डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। आप सभी ने पढ़ा है डोपिंग क्या है? बोलिए क्या होता है? अशुद्ध, यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है? जानते हैं तो बोला करें, चुप ना रहा करें, ठीक है? आ रहे समझ में? इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा होता है अवक्षय पर्त। क्या होता है? अवक्षय पर्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेक्टिंग लेयर। क्या कहते हैं? या हार्श पर्त। देखिए जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच एक ऐसा, होल्स और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जो उदासीन होता है, ठीक है? अवक्षय पर्त क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग लेयर, एक ऐसा पतला पर्त, बोलिए मेरे साथ, एक ऐसा पतला पर्त जो होल्स और इलेक्ट्रॉन के मिलने से उत्पन्न हुआ रहता है। होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो प्राचीर विभव बनता है, और उनके मिलने से जब वो पास पास होते हैं तो एक पतला परत भी बनता है, बहुत पतला परत, जिसको होल और इलेक्ट्रॉन पार कर सकते हैं, उतना पतला परत, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे, जो उदासीन होता है। जिस, ये पेपर में अगर आया था 1 मार्क्स का, अवक्षय परत क्या है? तो अवक्षय परत उसे कहते हैं जो उदासीन लेयर होता है, एक न्यूट्रल लेयर होता है, जिसमें ना तो होल्स होते हैं और ना ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? भले चित्र में मैं पुटअप कर दिया हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है जी आपको? ये अवक्षय पर्त आया समझ में आपको? जिसमें ना तो होल्स होते हैं और ना ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं वो। समझ में आया? उसे क्या कहा जाता है? अवक्षय पर्त कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे ये जो डायोड होता है, जो डायोड का जो सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो एक, इस देखिए ऐसे एक बॉक्स तैयार कीजिएगा, फिर एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है? आर एस, जिसमें इस सिरे को पी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं।
या ऐसे नहीं तो ऐसे बना सकते हैं आप, इसको कलर कर दीजिए पूरा, ठीक है, ब्लैक से। और ये P हो गया और ये क्या हो गया, N हो गया। समझे, ये डायोड का क्या है, सिंबल है। समझ में आप लोगों को? तो क्या है पीएन संधि डायोड, क्या होता है, P और N को क्या करते हैं आपस में एक मतलब इस प्रकार से P और N क्षेत्र जो होते हैं इसको हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसको जिस तकनीक से मिलाया जाता है, जिस विधि से मिलाया जाता है उसको डोपिंग कहते हैं, ठीक है। और प्राचीर विभव क्या होता है, प्राचीर विभव इन दोनों के आपस में पास पास होने से क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम प्राचीर विभव, जिसको हम इंग्लिश में बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और 6 पर डिफ्लेक्टिंग लेयर क्या होता है, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बीच एक ऐसा न्यूट्रल एरिया होता है जिसमें ना तो होल्स होते हैं और ना उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मौछय परत कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसकी क्रिया विधि क्या होती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अग्र अभिनत, और इसी पर पूरा चैप्टर है। अग्र अभिनत फॉरवर्ड बेस कहते हैं इंग्लिश में इसको, अग्र अभिनत, ठीक है। अग्र अभिनत जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड बेस, लिख दूं क्या, फॉरवर्ड बेस, ये ठीक है, अग्र अभिनत। तो क्या होता है अग्र अभिनत, क्या होता है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अग्र अभिनत हम उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमने जो तैयार किया है, ये जो P है हमारा और ये N एरिया, ठीक है। आप जानते हैं इसमें होल्स होते हैं और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, या ऐसी रहने देता हूँ ऐसे, ठीक है। और जब इनको आपस में हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, P सिरे को पॉजिटिव से और N सिरे को नेगेटिव से, हम बैटरी के ये B फॉर बैटरी के पॉजिटिव सिरे से होल को जोड़ते हैं और बैटरी के नेगेटिव सिरे से N क्षेत्र को जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे इसको आपको एक बक्से में शो करके लिख दीजिएगा, P को हम किससे जोड़े हैं, पॉजिटिव से, ठीक है, आ रहे समझ में, और N को हम किससे जोड़े हैं, नेगेटिव से, आया समझ में। जब इस तरीके से हम आपस में इसको जोड़ देते हैं तब क्या होता है, जब जोड़ते हैं तो देखिए ये जो होल्स होते हैं अपने आप में, ध्यान सुनिएगा ना, ये जो होल्स होते हैं अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और ये भी माइनस है। तो जब बैटरी ऑन होता है तो ये पॉजिटिव इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और तो ये क्या होता है, एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता है, इनमें रिफ्लेक्टिंग होता है, वो भी प्लस होगा कि नहीं, इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। तो वही क्रिया इधर भी होता है, ये भी माइनस प्रतिकर्षण होगा, और दोनों के इस ओर मिलने से ये देखिए ये भी इधर जा रहा है और ये भी इस ओर जाएगा, लेकिन जब होल्स इधर, तो इसमें धारा प्रवाह कुछ ऐसा होगा ना, धारा प्रवाह की दिशा इस प्रकार की होती है, देखो दोनों उधर जा रहे हैं, लेकिन जब ये जो धनावेश है वो ऊपर की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस साइड में उसका संकेत देते हैं, ठीक है। तो जब ये आपस में, ध्यान सुनिएगा, जब ये भी इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करे, माइनस और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्टिंग लेयर होता है, देखिए होता है ना, वो उसको तोड़ देते हैं, अवक्षय परत को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाते हैं और फिर धारा का प्रवाह होने लगता है। समझ में आया? आपको पूछेगा पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत क्रिया विधि को समझाइए, तो कैसे समझाओगे, इस प्रकार से देखिए, अग्र अभिनत में क्या करते हैं, होल्स को बैटरी के धन सिरे से और एन को हम क्या करते, इलेक्ट्रॉन को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है, क्योंकि होल्स अपने आप में पॉजिटिव होते हैं व्यूअर्स, और बैटरी का P तो प्लस तो पॉजिटिव ऐसे ही है, तो प्रतिकर्षण होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण होने के कारण ये जो बैरियर जो होता है वो बैरियर टूट जाता है और आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। और इसमें फिर धारा का प्रवाह क्या होने लगता है, और धारा के प्रवाह की दिशा कुछ इस ओर होती है। समझे कि नहीं, बताइए। दूसरा पढ़े, दूसरा है पश्च अभिनत, दूसरा क्या है, रिवर्स बेस कहते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रिवर्स बेस। तो क्या होता है, देखिए ये होल्स हैं, ये आप सबको पता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से बिंदु से शो कर रहा हूं, ठीक है, ये P और ये N, इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के
ठीक है। देखिए हमने P को बैटरी का ऋण सिरे से जोड़ा है, किससे जोड़ा है, और N को हम किससे जोड़े हैं, पॉजिटिव सिरे से। समझे यहां तक। देखिए फर्स्ट अभिनत क्या है, इसमें P क्षेत्र को बैटरी के ऋण से जोड़े हैं, मतलब होल को माइनस से जोड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन को प्लस से जोड़े हैं। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस। तो एक दूसरे को क्या करेंगे ये लोग, आकर्षित करेंगे। तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसमें भी अवक्षय पर्त टूटता है, इसमें भी डिफ्लेक्टिंग लेयर टूटता है, लेकिन आपस में प्रतिकर्षण के कारण नहीं टूटते हैं वो, आपस में इस खींचातानी के कारण जो है, अपनी ओर खींचने के कारण क्या होते हैं, वो अवक्षय पर्त का लेयर जो है टूट जाता है। या आप नहीं लिखेंगे, लेकिन ये भी समझ जाइएगा, सीधा आप ये लिख सकते हैं, पश्च अभिनत उसे कहते हैं जिसमें P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा N को हम बैटरी के धन सिरे से जो जोड़ते हैं, जिससे उसमें आकर्षण होता है, और आकर्षण होने के कारण होल जो है ऋण की ओर और इलेक्ट्रॉन जो है धनावेश की ओर क्या होने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होता है, मिल ही नहीं रहे हम लोग तो कहाँ धारा। नियम यह है कि जब तक होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसमें करंट का फ्लो होगा नहीं होगा, समझ में आया। और इसमें करंट का फ्लो होता है। तो आपको एग्जाम में है तो आप समझा सकते हैं, समझा सकते हैं कि नहीं, बोलिए। इजी है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके, कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए ठीक।